चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपने क्लास को। एंड आज किस क्लास में हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को कवर अप करेंगे। यह एक वन शॉट वीडियो होगी और इस वीडियो के अंदर आपको सारे के सारे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट प्लस एनसीईआरटी क्वेश्चन करवाए जाएंगे। वीडियो हल्की सी लेंथी हो सकती है, इसका रीजन बस ये है कि मैंने सारे के सारे टॉपिक कवर अप किए हैं ताकि एग्जाम में कुछ भी छूटे ना। ठीक है, इस चैप्टर के आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको उसके नोट्स मिल जाएंगे। और ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरी सभी इन वन शॉट वीडियोस को अच्छे से कवर अप करते हैं, अच्छे से देखते हैं, तो आप भी मेरे इन टॉपर्स की तरह सीबीएसई में इकोनॉमिक्स में काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम को ज्यादा वेस्ट नहीं करते और अपने चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे आते हैं। सबसे पहले वर्ड बच्चों यहां पे आ रहा है ह्यूमन कैपिटल, एंड उससे भी पहले वर्ड यहां पे देखो बच्चों कैपिटल। ये कैपिटल क्या होता है? तो एक देश में प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, देश के जीडीपी को बढ़ाने के लिए हम जिस भी चीज का यूज करते हैं उसको कैपिटल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक देश में प्रोडक्शन करने के लिए हमको लैंड चाहिए, फैक्ट्रीज चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, टूल्स चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, ताकि देश में प्रोडक्शन बढ़ सके, देश का जीडीपी बढ़ सके। तो इन सबको बोलते हैं कैपिटल। एंड कैपिटल दो तरह की होती है, एक होती है ह्यूमन कैपिटल और बच्चों एक होती है फिजिकल कैपिटल। अगर देश के डेवलपमेंट में ह्यूमंस योगदान देते हैं, मनुष्य योगदान देते हैं, तो उसको बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। और जब एक देश के डेवलपमेंट में ह्यूमंस के अलावा लैंड, बिल्डिंग, टूल्स, इक्विपमेंट, ट्रांसपोर्ट, ये सब योगदान देते हैं, तो उसको बोलते हैं फिजिकल कैपिटल। अब जैसे कि मैं एक टीचर हूं, मैं एक देश के डेवलपमेंट में योगदान दे रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं बच्चों को जो एजुकेट कर रहा हूं, और ये बच्चे कहीं ना कहीं फ्यूचर में देश के डेवलपमेंट में योगदान देंगे, तो मैं एक ह्यूमन कैपिटल हूं। डॉक्टर एक ह्यूमन कैपिटल है, लॉयर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, ये सब क्या है? एक प्रकार के ह्यूमन कैपिटल। इसके अलावा जो लैंड है, मशीन है, टूल्स, इक्विपमेंट, जिनमें जीवन नहीं है, लाइफ नहीं है, बट ये भी कहीं ना कहीं देश के डेवलपमेंट में योगदान देते हैं, इनको बोलते हैं फिजिकल कैपिटल। तो कैपिटल दो प्रकार की होती है। पहली कौन सी होती है? ह्यूमन कैपिटल। कि ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है कि ऐसे लोग जिनमें नॉलेज है, जिनमें एबिलिटी है, जिनमें स्किल्स है, एंड वो फिजिकली फिट भी है। भाई ऑब्वियस ही बात है, देश के डेवलपमेंट में आपको योगदान देना है तो आप फिजिकली फिट भी होने चाहिए, आप काम करने के लायक भी होने चाहिए। तो ऐसे लोग जिनमें नॉलेज है, एबिलिटी है, स्किल्स है, एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो ऐसे लोग को ही हम लोग क्या बोलते हैं जी? ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है? आपके डॉक्टर्स आ गए, इंजीनियर्स आ गए, स्कॉलर्स आ गए, साइंटिस्ट एक्सेट्रा इसी के अंदर आते हैं। एंड मैं एक टीचर हूं, मैं भी याद रखना ह्यूमन कैपिटल के अंदर ही आऊंगा। इसके बाद बच्चों होता है सेकंड फिजिकल कैपिटल। बोलता है वो सभी इनपुट जो प्रोडक्शन करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, आवश्यक होते हैं, जैसे कि मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट, फैक्ट्री, बिल्डिंग एक्सेट्रा, इन्हें क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं फिजिकल कैपिटल। तो एक होता है ह्यूमन कैपिटल एंड एक होता है फिजिकल कैपिटल। पेपर में अक्सर इन दोनों के बीच डिफरेंस आ जाता है, तो चलिए इनके डिफरेंस को देखते हैं। जो फिजिकल कैपिटल होता है, इसको टच कर सकते हैं और उसको मार्केट में बेच भी सकते हैं, बट ह्यूमन कैपिटल को आप टच नहीं कर सकते, इसकी केवल सर्विस दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप मशीन को, टूल्स को टच कर सकते हो, लेकिन आप मेरी नॉलेज को, आप मेरे एक्सपीरियंस को टच कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप मेरी एबिलिटी को, आप मेरे स्किल्स को टच नहीं कर सकते। मैं अपनी नॉलेज नहीं बेच सकता, अपनी एबिलिटी नहीं बेच सकता, मैं केवल उनकी सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूं। याद रखना दोनों में डिफरेंस। यहां पे मैंने मशीन सामने वाले को बेची तो मशीन सामने वाले की हो गई, लेकिन अगर मैंने सामने वाले को नॉलेज बेची तो नॉलेज सामने वाले की हुई नहीं है, बस नॉलेज की मैंने सर्विस दी है। वो नॉलेज अब मेरे पास भी है और उसके पास भी है। ठीक है, यहां पे वस्तु बेचते नहीं है, यहां पे हम केवल उसकी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जबकि यहां पर वस्तु बेचते हैं। फिजिकल कैपिटल को उसके मालिक से अलग किया जा सकता है, जबकि ह्यूमन कैपिटल को उसके मालिक से अलग किया नहीं जा सकता। इसका सिंपल मतलब है, मेरे पास मशीन है, मैंने मशीन आपको बेच दी, तो अब मशीन के मालिक आप बन गए, मशीन का मालिक मैं नहीं हूं, मैं मशीन से अलग हो गया। लेकिन बताओ ह्यूमन कैपिटल में क्या होता है? मैं अपनी नॉलेज आपको बेच सकता हूं? नहीं, मैं केवल सर्विस दे सकता हूं। ठीक है, मेरी नॉलेज आप मुझसे अलग नहीं कर सकते, मेरा एक्सपीरियंस, मेरी स्किल्स आप मुझसे अलग नहीं कर सकते। तो ह्यूमन कैपिटल में जो है उसको मालिक से अलग किया नहीं जा सकता।
उसके बाद जो फिजिकल कैपिटल है वो समय के साथ साथ, कांस्टेंट यूज के साथ साथ या तकनीक में चेंज होने के साथ साथ डेप्रिशिएट होती है, उसकी वैल्यू घटती है। जब मशीन को बार बार यूज करोगे मशीन की वैल्यू घटेगी, जब कोई नई तकनीक आएगी तब भी मशीन की वैल्यू घटेगी। ह्यूमन कैपिटल भी डेप्रिशिएट होती है, बट ये उम्र के साथ साथ, जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है उसकी फिजिकल कैपेसिटी कम हो जाती है। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है उसकी नॉलेज याददाश्त भी कम हो जाती है। लेकिन अगर समय के साथ साथ एजुकेशन पे और हेल्थ पे खर्चा किया जा सके, जैसे कि मेरी उम्र बढ़ रही है तो मुझे पता है अब मेरी उम्र बढ़ रही है तो मुझे हेल्दी खाना खाना चाहिए, मेरे को प्रॉपर टाइम पे दवाई लेनी चाहिए। मेरी उम्र बढ़ रही है तो मेरे को अभी भी अपनी एजुकेशन से कनेक्ट रहना चाहिए। तो ऐसे केस में डेप्रिसिएशन नहीं लगती, डेप्रिसिएशन को कम किया जा सकता है। मैं और लंबा और अच्छा जीवन जी सकता हूं अगर मैं एजुकेशन पे और हेल्थ पे लगातार खर्च करता रहूंगा। फिर नेक्स्ट डिफरेंस बोलता है जो फिजिकल कैपिटल है वो दो देश के बीच आसानी से मूव हो सकती है। ह्यूमन कैपिटल मनुष्य दो देश के बीच आसानी से मूव नहीं हो पाता। क्यों? नेशनलिटी की वजह से या कल्चर की वजह से। आप एक मशीन, फॉर एग्जांपल मैं यहां से चाइना मशीन भेज सकता हूं, चाइना के लोग काम कर सकते हैं, लेकिन यहां से अगर मैं पीपल मनुष्य को चाइना भेजूंगा तो वहां पे उनको समस्या आ सकती है, क्योंकि मान लीजिए वहां पे लोग नहीं खा सकते खाना वहां का, यहाँ के सब लोग वेजिटेरियन हैं, वो वहां के चाइना का कल्चर नहीं अडॉप्ट कर पा रहे, चाइना में नहीं खा पा रहे खाना, वो वहां की संस्कृति को, कल्चर को, वहां के स्टैंडर्ड को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे एंड वहां पे काम नहीं कर पा रहे। तो जो लोग हैं, लोग दो देशों के बीच इजीली मूव नहीं कर पाते बिकॉज बहुत सारे बैरियर्स आते हैं, लेकिन फिजिकल कैपिटल को मूव किया जा सकता है। उसके बाद बोलता है फिजिकल कैपिटल केवल प्राइवेट बेनिफिट देता है। इट मींस ऑब्वियस ही बात है, जो इसको खरीदेगा ये उसको बेनिफिट देगा। मैंने मशीन खरीदी, बेनिफिट मुझे मिलेगा। ये कैमरा मैंने परचेज किया तो उसका बेनिफिट मुझे मिलेगा। ये माइक मैंने परचेज किया, इसका बेनिफिट मुझे मिलेगा। तो फिजिकल कैपिटल केवल प्राइवेट बेनिफिट देता है, जो उसे खरीदता है उसको बेनिफिट मिलता है। जबकि ह्यूमन कैपिटल प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट दोनों क्रिएट करता है। ये लास्ट वाला पॉइंट बच्चों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ट्रू फॉल्स के रूप में स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट क्या है? मेरे माँ बाप ने मेरी पढ़ाई पे खर्चा किया, उसका बेनिफिट मुझे मिला, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट बेनिफिट। अब मैं क्या करता हूं, पढ़ाने के साथ साथ, मतलब मैं पढ़ाता हूं, टीचर हूं, मैं आपसे फीस चार्ज कर रहा हूं, ठीक है, ये पढ़ाने का बेनिफिट मुझे मिला, मेरे को फीस मिल रही है, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट बेनिफिट। मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया, ठीक है, मैं उन्हें कमा के दे रहा हूं, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट बेनिफिट। लेकिन मान लीजिए मैं आप सबको पढ़ाने के साथ साथ एक एनजीओ में फ्री में पढ़ाता हूं, मैं वहां पे कोई भी फीस चार्ज नहीं करता। इट मींस मैं साथ साथ जो है समाज को सोशल बेनिफिट भी प्रोवाइड कर रहा हूं। तो ह्यूमन कैपिटल जो है प्राइवेट बेनिफिट एंड सोशल बेनिफिट दोनों क्रिएट कर सकता है। एक डॉक्टर इलाज करता है, पेशेंट का फीस चार्ज करता है, प्राइवेट बेनिफिट। लेकिन वही डॉक्टर एक गांव में जाके फ्री में इलाज भी करता है, दैट इज कॉल्ड सोशल बेनिफिट। एक व्यक्ति है जो बीमार है, अपनी खुद की हेल्थ का ध्यान रख रहा है, प्राइवेट बेनिफिट। लेकिन जब वो बाहर मार्केट में जाता है वो मास्क वगैरह लगाता है एंड लोगों से दूर रहता है ताकि लोग भी बीमार ना पड़े, दैट इज कॉल्ड सोशल बेनिफिट। कि अपने के साथ साथ बाकी का भी ध्यान रखना प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट कहलाता है। ठीक है जी, ये डिफरेंस पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मीनिंग क्या होता है और उसके फैक्टर्स या फिर सोर्सेस क्या है। अभी जो आपने पढ़ा ना बच्चों, वो ह्यूमन कैपिटल था, मानव पूंजी क्या होता है। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, बच्चों फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है जी? निर्माण करना। इसका मतलब ह्यूमन कैपिटल्स का निर्माण होना। मान लीजिए 2024 में देश में केवल 4 डॉक्टर थे, जबकि 2025 में क्या हुए जी? 2 डॉक्टर और ऐड हो गए और देश में अब कुल मिला के 6 डॉक्टर हो गए। तो 2 डॉक्टर्स का निर्माण हुआ, 2 डॉक्टर्स क्रिएट हुए, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कि जो लोग ह्यूमन कैपिटल होते हैं, जब उनकी संख्या बढ़ जाती है देश के अंदर, कि देश में पहले 4 ही क्या थे? ह्यूमन कैपिटल, लेकिन समय के साथ साथ संख्या बढ़ गई, अब देश में कितने हो गए? 6 हो गए ह्यूमन कैपिटल। तो मैं क्या बोलूंगा कि ह्यूमन कैपिटल का देश में क्या हुआ जी? निर्माण हुआ है। ठीक है, क्या बोलता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है? तो एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है कि जब नंबर ऑफ पर्सन, कि वो व्यक्ति की संख्या बढ़ जाती है,
जब उन पर्सन्स की संख्या बढ़ जाती है जिनके पास स्किल्स है, जिनके पास एजुकेशन है, अच्छा एक्सपीरियंस है, एंड ये सभी लोग कहीं ना कहीं देश के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक भी है, तो उसको बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कि ऐसे लोगों की संख्याओं का बढ़ना जिनमें नॉलेज है, स्किल्स है, एबिलिटी है, एक्सपीरियंस है और देश के विकास के लिए आवश्यक है। क्या बोलते हैं उसको? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बच्चों 5 फैक्टर्स है, 5 सोर्सेस है, एंड एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको एक आम इंसान से, एक ह्यूमन से ह्यूमन कैपिटल बनना है तो आपको अपने ऊपर 5 खर्चे करने पड़ेंगे। जब आप अपने ऊपर 5 खर्चे करेंगे आप ह्यूमन से ह्यूमन कैपिटल बन जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले एजुकेशन पे खर्चा। अगर आपको भी देश के लिए ह्यूमन कैपिटल बनना है, देश के डेवलपमेंट में योगदान देना है, तो आपको एजुकेशन पे खर्च करना पड़ेगा। यस, जो एजुकेशन है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। अगर आप पढ़ते हैं, लिखते हैं तो आपकी स्किल्स बढ़ती है, ठीक है, आपके प्रोडक्शन करने की क्षमता बढ़ती है और कहीं ना कहीं आप देश की ग्रोथ में योगदान देते हो। मैं पढ़ा लिखा हूं तो बच्चे पढ़ाता हूं, ठीक है, मैं देश के जो भविष्य है, जो बच्चे हैं उनको मैं ट्रेन करता हूं, उनको नॉलेज देता हूं, उनको मैं पढ़ाता हूं, तो कहीं ना कहीं मैं भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में योगदान दे रहा हूं। ठीक है, बोलता है एक शिक्षित व्यक्ति जो होता है वो नई तकनीक को जल्दी समझ पाता है एंड देश में न्यू इनोवेशन लेके आता है। ऑब्वियस सी बात है, जो आजकल देश में नई नई तकनीक आ रही है, जो देश में न्यू न्यू इनोवेशन हो रही है, वो कौन कर रहा है? पढ़े लिखे लोग तो कर रहे हैं। अगर जिस देश में ज्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे वो देश बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा, उस देश का डेवलपमेंट बहुत जल्दी होगा, बिकॉज उस देश के लोग जो है नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई इनोवेशन लेके आते हैं। जापान में बहुत से लोग पढ़े लिखे हैं जिसकी वजह से आज जापान तकनीक के मामले में तो कितना आगे हमसे। ठीक है, आगे बोलता है एजुकेशन ऑल्सो प्रोवाइड्स बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज। यस, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको अच्छे जॉब के ऑफर मिलते हैं, हायर इनकम, आपकी इनकम ज्यादा होती है, एंड आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपका लिविंग स्टैंडर्ड भी काफी अच्छा होता है और आप काफी लाइफ लॉन्ग एक जो है अच्छा जीवन जीते हो। आगे बोलता है जो एजुकेशन है एक लाइफ लॉन्ग बेनिफिशियल इन्वेस्टमेंट है। इसका मतलब है कि अगर आज आप एजुकेशन पे खर्च करते हो तो आपको उसका बेनिफिट जीवन भर तक मिलता है। मेरे माँ बाप ने मेरी एजुकेशन पे खर्च किया जिसकी वजह से अब उस एजुकेशन के बेनिफिट मैं जीवन भर जो है प्राप्त करता रहूंगा, मैं जीवन भर एक अच्छी इनकम कमाऊंगा, एक अच्छा जीवन जीऊंगा। समझ में आ गया? तो याद रखना, अगर आपको एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल बनना है, देश के लिए एक अच्छी मानव पूंजी बनना है, तो सबसे पहला आपका शिक्षित होना आवश्यक है। लेकिन शिक्षित होना, एजुकेटेड होना अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। शिक्षित होने के साथ साथ आपको अपनी हेल्थ पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। मान लो आप बहुत पढ़े लिखे हो लेकिन आपकी हेल्थ काफी खराब रहती है, आप काम नहीं कर पाते, आप बेड रेस्ट करते हो, आप बीमार रहते हो, तो ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा कि आप उस पढ़ाई को इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे, आप उस पढ़ाई का यूज नहीं कर पा रहे। तो आपको एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। जो हेल्थ है वो भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब हेल्थ का मतलब क्या होता है? जब इंसान फिजिकली फिट है, मतलब शारीरिक रूप से फिट है, कि वो जो है फिजिकली फिट है, शरीर से ठीक है, ठीक है। दूसरा, इंसान मेंटली फिट है, वो दिमागी रूप से भी ठीक है, शरीर के साथ साथ उसका दिमाग भी स्टेबल है, वो दिमागी रूप से भी फिट है। इसके साथ साथ वो सोशली भी वेल बीइंग, सोशली भी फिट होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति शरीर से भी ठीक है, वो पागल नहीं है, वो दिमाग से भी ठीक है, लेकिन मान लीजिए वो समाज के लिए अच्छा नहीं है, वो चोरी चकारी करता है, ठीक है, समाज के लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते, समाज में लोगों से बदतमीजी करता है, वो चोरी चकारी करता है, ठीक है, वो व्यक्ति भी फिर हेल्दी नहीं माना जाएगा। हेल्दी पर्सन वो होता है शरीर से भी ठीक हो, दिमाग से भी ठीक हो और समाज भी उसको एक्सेप्ट करे, वो व्यक्ति सोसाइटी में रहने लायक भी हो, तब व्यक्ति को जो है हेल्दी माना जाता है। एक हेल्दी वर्कर जो होता है वो ज्यादा प्रोडक्टिव होता है, वो ज्यादा प्रोडक्शन करता है। ऑब्वियस सी बात है, एक हेल्दी पर्सन देश के जीडीपी में योगदान देगा ज्यादा एज कंपेयर टू एक अनहेल्दी पर्सन। वो ज्यादा एफिशिएंट रूप से काम करता है, वो ज्यादा अच्छे से काम करता है, और तो और वो देश की इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट भी करता है। ठीक है, अगर हम हेल्थ पे खर्चा करते हैं तो उससे हमारी फिजिकल
कैपेसिटी बढ़ती है। यस, ऑब्वियस सी बात है, आज की डेट में लोग हेल्थ पे खर्च करते हैं, वो हेल्दी फूड खाते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, जिम जाते हैं, जिससे उनकी फिजिकल कैपेसिटी बढ़ती है, काम करने की क्षमता बढ़ती है, इंक्रीजेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उनकी उम्र बढ़ जाती है। अगर आज आप हेल्दी फूड खाओगे, अपनी हेल्थ पे ध्यान दोगे, तो जहां पे आप 60-70 साल जीने वाले थे, आप 80-85-90 साल तक जियोगे, तो आपकी उम्र बढ़ जाती है। एज वेल एज आप एक लंबे समय के लिए जो है एक्टिव रहते हैं, एक लंबे समय के लिए काम कर पाते हैं। और ऑब्वियसली बात है, अगर आपको देश का डेवलपमेंट करना है, एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल बनना है, तो आपको हेल्थ पे खर्च करना पड़ेगा। ये टॉपिक जो हेल्थ का ही है कि टाइप्स ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं। 4 प्रकार के हेल्थ वाले खर्चे होते हैं, जैसे कि सबसे पहला प्रिवेंटिव मेडिसिन। ये वो मेडिसिन होती है जो बीमारी होने से पहले ली जाती है ताकि हम बीमार ना पड़े, जैसे कि एंटी डिजीज इंजेक्शन या फिर वैक्सीनेशन। हम लोगों ने कोविड हमें ना हो तो हमने उससे पहले इंजेक्शन लिए थे, वैक्सीनेशन करवाया था ताकि हमें कोविड की प्रॉब्लम ना हो। दैट इज कॉल्ड एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन, जो बीमार होने से पहले लेते हैं ताकि बीमार ना पड़े। फिर क्यूरेटिव मेडिसिन, कि मान लीजिए अब आप बीमार पड़ ही चुके हैं, तो बीमारी के दौरान, इलनेस के दौरान आपने जो भी दवाइयां वगैरह खाई, जो भी इलाज चला, क्या बोलते हैं उसको, क्यूरेटिव मेडिसिन। फिर एक होती है सोशल मेडिसिन, ये कुछ नहीं है, ये कोई दवाई नहीं होती। अगर हम हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में समाज में अवेयरनेस फैलाते हैं, जागरूकता फैलाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सोशल मेडिसिन। और इसके अलावा अगर सच में आप चाहते हैं सब लोग हेल्दी रहे, तो पीने का साफ पानी भी होना चाहिए, और आपके एरिया में साफ सफाई भी होनी चाहिए, आपके आसपास साफ सफाई भी होनी चाहिए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये 4 प्रकार के हेल्थ एक्सपेंडिचर होते हैं जो पेपर में कई बार एमसीक्यू में आ चुके हैं। तो हमने 2 तो पढ़ लिए, अभी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के 3 और सोर्सेस है। एजुकेशन पढ़ लिया, हेल्थ पढ़ लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला सोर्स है वो है एक्सपेंडिचर ऑन दी जॉब ट्रेनिंग। इसका सिंपल सिंपल मतलब है, अगर आपको एक सच में ह्यूमन कैपिटल बनना है, आप पढ़ लिख गए, ठीक है, आपकी हेल्थ भी अच्छी है, ठीक है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अब आपको काम करना भी आना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है, हम पढ़ते कुछ है और एक्चुअल लाइफ में करना कुछ और होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अकाउंट्स पढ़ते हो तो आप अकाउंट्स लिखते हो, हाथ से अकाउंट्स बनाते हो, हाथ से पेपर करते हो, लेकिन जब एक्चुअल में आप अकाउंटिंग करते हो तो आपको कंप्यूटर में करनी होती है। तो आपने थ्योरी में कुछ और पढ़ा एंड प्रैक्टिकली कुछ और करना होता है। अब इस थ्योरी में जो पढ़ा और जो प्रैक्टिकली करना है, इसको कंप्लीट कैसे करें, थ्योरी से प्रैक्टिकल नॉलेज पे आने के लिए ही हमको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तो ट्रेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर चीज की ट्रेनिंग होती है। जब एक आईएएस बनता है, जब एक व्यक्ति एग्जाम पास करता है आईएएस का, तो आईएएस का एग्जाम पास करने के बाद उस व्यक्ति की भी ट्रेनिंग होती है कि आईएएस बनने के बाद आपको कैसे काम करना है, क्या काम करना है, कहां काम करना है, उसकी भी अच्छे खासे टाइम पीरियड की ट्रेनिंग होती है, तब जाकर वो व्यक्ति एक आईएएस बनता है। समझ में आ गया? तो ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा आवश्यक है एक ह्यूमन से ह्यूमन कैपिटल बनने के लिए। आपने जो पढ़ा वो ठीक है, बट उसको अप्लाई करना है तो आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। क्या लिखा है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी काफी हेल्पफुल होती है एक व्यक्ति को इंप्रूव करने के लिए। अगर एक व्यक्ति को अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना है, अपनी स्किल्स को और शार्प करना है, एफिशिएंटली काम करना है, नई नई तकनीक को सीखना है, तो उसको ट्रेनिंग तो करनी ही पड़ेगी। बगैर ट्रेनिंग के व्यक्ति काम नहीं कर सकता। जो ट्रेनिंग है वो थ्योरी और प्रैक्टिकल लाइफ के बीच का जो गैप है उसको फुलफिल करती है। ठीक है, ट्रेनिंग से हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, और याद रखना, कंपनी भी उन्हीं प्रकार के लोगों को हायर करती है जिन्हें काम करना आता है। अगर काम नहीं करना आता तो कंपनी उन्हें काम पे रखने से पहले ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है ताकि व्यक्ति जो है कंपनी में अच्छे से काम कर सके। कंपनी अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करती है 2 तरीके से। पहला, विद इन द फर्म, कि कंपनी जो है, जहां पे कंपनी है, व्यक्ति वहीं पे ट्रेनिंग मिलेगा, वहीं पे काम भी करेगा। एंड दूसरा, सेंड देम आउटसाइड फॉर ट्रेनिंग, या फिर ऐसा भी होता है कि काम कंपनी व्यक्ति को यहां पे करना है, लेकिन किसी और जगह भेजा, वहां पे बंदा पहले ट्रेनिंग लेगा, फिर वापस कंपनी में काम करने आएगा। इट मींस इंटरनल ट्रेनिंग, कंपनी के अंदर ट्रेनिंग हो रही है, एंड एक्सटर्नल, कंपनी के बाहर ट्रेनिंग हो रही है। ठीक है, अब ट्रेनिंग जो होती है वो वर्कर्स को
और फर्म्स को, कंपनी को, दोनों को ही बेनिफिट प्रदान करती है। वर्कर को बेनिफिट ये मिलता है कि उसको सारा काम करना आ जाता है, एंड फर्म को बेनिफिट ये मिलता है कि अब व्यक्तियों काम करना आ चुका है तो वो कंपनी के लिए अब काफी अच्छे से काम करेगा, जिसकी वजह से ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। सो दैट इज योर एक्सपेंडिचर ऑन दी जॉब ट्रेनिंग। उसके बाद जो चौथा सोर्स है उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना। व्यक्ति अपने आप को डेवलप करना चाहता है, व्यक्ति अपने आप को और अच्छा करना चाहता है, अपनी स्किल्स को और शार्प करने के लिए, नए नए काम सीखने के लिए लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जॉब शिफ्ट करते हैं ताकि उन्हें और नया एक्सपीरियंस मिले और वो नई चीज सीखे और वो कुछ नया काम करें। क्या बोलता है? पीपल माइग्रेट टू फाइंड बेटर जॉब एंड हाई सैलरी। लोग जो है बेटर जॉब के लिए और हाई सैलरी के लिए एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। माइग्रेशन कैन बी विद इन ए कंट्री। यस, ऐसे भी होता है कि लोग गांव से शहर की ओर माइग्रेट करें देश के अंदर में, या फिर टू अदर कंट्री। ऐसा भी होता है कि लोग एक देश से अच्छी जॉब के लिए दूसरे देश में भी माइग्रेट करते हैं। फॉर एग्जांपल जो प्रोफेशनल्स है, डॉक्टर, टीचर, साइंटिस्ट, वो भी जो है अब्रॉड दूसरे देश शिफ्ट होते हैं, माइग्रेट करते हैं। अब हालांकि इस माइग्रेशन में काफी कॉस्ट भी आती है, ट्रैवलिंग कॉस्ट आती है, रहने के खर्चे आते हैं, एडजस्टमेंट भी काफी करनी पड़ती है। लेकिन 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 माइग्रेशन तभी अच्छा है कि जो कॉस्ट आ रही है और वहां पे जाके आपको बेनिफिट मिल रहा है, आपको बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है, जो आपके खर्चे आए या आपको जो एडजस्टमेंट की उससे ज्यादा अगर बेनिफिट मिल रहा है तो ही माइग्रेट करना चाहिए। बोलता है द इंक्रीज अर्निंग मेक इट बेनिफिशियल। तो जो अर्निंग होती है वो ज्यादा बेनिफिशियल होती है ये जो भी खर्चे हुए इन सब से। इसलिए माइग्रेशन भी एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है किसका जी? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। और लास्ट है एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। यस भाई, आज की डेट में ऑब्वियस ही बात है, हर पेरेंट्स चाहता है कि उसका जो बच्चा है वो अच्छे स्कूल में पढ़े, उसके घर के मेंबर का जो इलाज है वो अच्छे अस्पताल से हो। क्योंकि अगर बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, अच्छे अस्पताल से उसका इलाज होगा, या व्यक्ति अच्छी कंपनी में काम करेगा तो उसका इंपैक्ट फ्यूचर पे पड़ेगा। अगर बच्चा आज अच्छे स्कूल में पढ़ेगा तभी जाके फ्यूचर में अच्छा इंसान बनेगा। अगर आज आपका अच्छे अस्पताल में इलाज होगा तभी जाके फ्यूचर में आप फिजिकली फिट रह पाएंगे। अगर आज आप अच्छी कंपनी में काम करेंगे तभी जाके फ्यूचर में आप एक अच्छी इनकम कमा पाएंगे। और इन सब के लिए अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल या अच्छी कंपनी के लिए इंफॉर्मेशन पे खर्च करना पड़ता है। जगह जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है कि अच्छा स्कूल कौन सा है, अच्छा अस्पताल कौन सा है, अच्छी कंपनी कौन सी है। एंड इन इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने में खर्चा भी होता है, लेकिन ये खर्चा आवश्यक है अगर आप चाहते हो कि आपका फ्यूचर सिक्योर रहे। क्या बोलता है कि पीपल स्पेंड मनी टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब। लोग जॉब के बारे में, सैलरी के बारे में, एजुकेशन के बारे में या हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं, एंड अक्सर इस इंफॉर्मेशन को लेने में खर्चा भी करना पड़ता है। दिस हेल्प देम मेक बेटर डिसीजन अबाउट इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन एंड हेल्थ। बट ये जो खर्चा किया इससे क्या होगा? अब इससे व्यक्ति एक अच्छे निर्णय ले पाएगा एजुकेशन के लिए और हेल्थ के लिए। सिंस एक्वायरिंग द राइट एजुकेशन, राइट इंफॉर्मेशन लीड्स टू बेटर अपॉर्चुनिटी, इट इज द सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब बोलता है अब क्योंकि अगर आप अच्छी इंफॉर्मेशन, एक राइट इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हो तो आप जो है अच्छे अपॉर्चुनिटीज को प्राप्त करोगे। अगर आपको सही इंफॉर्मेशन मिली तो आप अच्छे स्कूल में इलाज कराओगे, अच्छे स्कूल में एडमिशन कराओगे, अच्छे अस्पताल में इलाज कराओगे। इसीलिए ये ह्यूमन कैपिटल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाता है। ठीक है जी, चलिए इसके बाद आता है रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ। देश की ग्रोथ में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्या रोल है? ये 3 टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। सुनो भाई, जो ह्यूमन कैपिटल है उसका ये रोल है, सबसे पहला ह्यूमन कैपिटल मतलब पढ़े लिखे लोग जो है फिजिकल कैपिटल का काफी अच्छे से यूज कर सकते हैं। वो लोग जानते हैं कि किस प्रकार से मशीनों को अच्छे से यूज करना है, अच्छे से किस प्रकार हैंडल करना है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है एंड देश की ग्रोथ होती है। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो देश में इनोवेशन लेके आते हैं एंड देश में न्यू न्यू तकनीक लेके आते हैं। लिखा है जो एजुकेशन है वो देश में नई इन्वेंशन को, नई इनोवेशन को और नई तकनीक को बढ़ावा देता है। उसके बाद जो पढ़े लिखे लोग देश में होते हैं, ह्यूमन
कैपिटल होता है तो देश में रोजगार बढ़ता है और तो और लोगों का पार्टिसिपेशन भी बढ़ता है। जब पढ़े लिखे लोग होते हैं तो ऑब्वियसली बात है उनको जॉब मिल जाती है, ठीक है, देश में जो है एम्प्लॉयमेंट बूस्ट होता है, रोजगार बढ़ता है। वो लोग पढ़े लिखे लोग जो है देश की अलग अलग चीजों में पार्टिसिपेट करते हैं। पढ़े लिखे लोग देश की पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, देश की सोशल एक्टिविटीज एज वेल एज देश की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। पढ़े लिखे लोग होते हैं, अच्छी सैलरी कमाते हैं, उनकी इनकम बढ़ती है और देश में समानता भी आती है। उसके बाद जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो ह्यूमन कैपिटल होते हैं, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करता है। भाई पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, हेल्दी व्यक्ति है, तो उससे वो एक अच्छी इनकम कमा पाता है और एक अच्छे लाइफ को जो है वो जी पाता है। उसके बाद जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो ह्यूमन कैपिटल होते हैं, वो पॉपुलेशन कंट्रोल करने में भी काफी अहम भूमिका निभाते हैं। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो अक्सर समझते हैं कि स्मॉल फैमिली, छोटी फैमिली देश के लिए काफी जरूरी है और इससे पॉपुलेशन कंट्रोल होने में काफी हेल्प मिलती है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का ये रोल है देश के डेवलपमेंट में। उसके बाद ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में प्रॉब्लम क्या है या फिर चैलेंजेस क्या है, इसको बोल सकते हैं कॉजेस ऑफ पुअर कैपिटल फॉर्मेशन या फिर पुअर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो क्या प्रॉब्लम, सबसे पहले गरीबी। यस, अगर देश में गरीबी होगी तो लोग मानव पूंजी बन नहीं पाएंगे। गरीब होंगे तो उनके पास इतना पैसा होगा ही नहीं कि वो एक बेसिक हेल्थ को या एजुकेशन को अफोर्ड कर सके। आज की डेट में एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन या अच्छी मेडिकल केयर एक बहुत दूर का सपना बन चुका है गरीबों के लिए। उसके बाद सेकंड समस्या ये है हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, कि जैसे जैसे देश में जनसंख्या बढ़ रही है, पर पर्सन जो सुविधा मिलनी चाहिए वो कम हो रही है। देश में स्कूल लिमिटेड है, देश में अस्पताल लिमिटेड है। अब अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो स्कूल में सीट नहीं मिलेगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो अस्पताल में इलाज के लिए बेड नहीं मिलेंगे, डॉक्टर्स इतने नहीं है, टीचर्स इतने नहीं है, तो जनसंख्या बढ़ेगी तो सभी व्यक्ति को प्रॉपर एजुकेशन और हेल्थ केयर नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से वो अच्छे मानव पूंजी बन नहीं पाएंगे। ब्रेन ड्रेन का बच्चों मतलब होता है एक प्रकार से माइग्रेशन, ठीक है। ये पॉइंट कहता है कि माइग्रेशन भी एक समस्या ह्यूमन कैपिटल की, कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो अक्सर अच्छी जॉब के लिए, अच्छी सैलरी के लिए देश को छोड़ जाते हैं। डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, वो दूसरे देश की ओर शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे देश को नुकसान होता है। बिकॉज हमारे देश में जो है टैलेंट की कमी हो जाती है, क्योंकि ये लोग दूसरे देश में जाकर काम करते हैं। लो एजुकेशन स्टैंडर्ड, मानव पूंजी की एक समस्या यह भी है कि इंडिया में एजुकेशन का सिस्टम काफी बेकार है। इंडिया में एजुकेशन केवल डिग्री ओरिएंटेड है, ठीक है। यहाँ पे जो है लोग डिग्री प्राप्त कर लेते हैं बट उनको उस लेवल का ज्ञान नहीं होता, और सरकार भी जो है काफी लिमिटेड खर्चा करती है एजुकेशन के ऊपर, और जो प्राइवेट एजुकेशन होती है वो काफी महंगी होती है, जो कि गरीब अफोर्ड नहीं कर पाते। एंड लास्ट बोलता है एक और समस्या, रीजनल एंड जेंडर इनइक्वालिटी, कि हमारे देश में मानव पूंजी की आखिरी समस्या ये है कि हमारे देश में असमानता आ गई है। हमारे देश में असमानता बढ़ गई है। कैसे कि रूरल एरियाज में आपने देखा होगा अक्सर स्कूल अस्पताल कम होते हैं, जिसकी वजह से वहां के लोग ना तो ज्यादा पढ़ लिख पाते और ना अपना इलाज करवा पाते, जबकि शहर के लोग जो होते हैं वहां पे आपने देखा होगा कि वहां पे स्कूल अस्पताल अच्छे हैं, वहां के लोग पढ़ लिख जाते हैं, अपना अच्छा इलाज करवा लेते हैं। इसके अलावा मेल और फीमेल में असमानता है। जो मेल है उनको अवसर ज्यादा मिलते हैं पढ़ाई लिखाई के, अक्सर फीमेल को गांव वगैरह में अवसर कम मिलता है पढ़ाई लिखाई के, जिसकी वजह से एक समस्या ये भी है कि क्षेत्रों में और जेंडर में असमानता बनी हुई है। तो ये क्या थी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की कुछ समस्या है। उसके बाद ये आता है टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। तो बच्चों लिट्टल कैपिटल एक नैरो कंसेप्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट एक बड़ा कंसेप्ट है। कैसे, ह्यूमन कैपिटल कहता है कि मनुष्य पढ़े लिखे केवल इसलिए ताकि वो देश के जीडीपी में योगदान दे सके, जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट कहता है मनुष्य पढ़े लिखे इसलिए ताकि उसका खुद का डेवलपमेंट हो सके, भले ही प्रोडक्शन करे या ना करे। ये क्या बोलता है कि इंसान का पढ़ना लिखना आवश्यक है, एक इंसान की नीड है, रिक्वायरमेंट है, भले ही वो प्रोडक्शन करे या ना करे, बट अगर उसको समाज में रहना है, इस समाज में जीना है, तो उसका पढ़ा लिखा होना और हेल्दी होना आवश्यक है। जबकि ये क्या बोलता है,
इंसान पढ़ाई लिखाई केवल इसलिए करे ताकि वो कुछ काम कर सके, देश के डेवलपमेंट में योगदान दे सके। तो ये छोटी सोच है, ये सोच लालची है। यहाँ पे केवल जीडीपी बढ़ाने की बात हो रही है। ये सोच बड़ी सोच है कि जीडीपी बढ़े ना बढ़े, बट इंसान को खुद को अपना देखना चाहिए, इंसान को खुद को अपना डेवलपमेंट करना चाहिए। तो क्या बोलता है, इसका फोकस किस चीज पर है? इसका फोकस है कि एजुकेशन और हेल्थ एक आवश्यक कंपोनेंट है देश में प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। जबकि क्या बोलता है कि एजुकेशन और हेल्थ एक आवश्यक कंपोनेंट है खुद की वेलबींग के लिए, खुद के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। पर्पस, यहां पे ह्यूमंस को हम जो है प्रोडक्शन बढ़ाने का एक साधन मानते हैं। यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल में ह्यूमंस को, लोगों को एक मशीन माना गया कि तुम लोग क्या हो, एक प्रकार से मशीन हो तो देश में प्रोडक्शन को बढ़ाओगे। जबकि यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या बोला गया कि नहीं नहीं, आप मशीन नहीं हो, हम बस ये चाहते हैं कि आपका कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाए, आप प्रोडक्शन करो या ना करो। वेलफेयर, यहां पे बोला गया है कि एजुकेशन और हेल्थ को तभी यूजफुल माना जाएगा अगर व्यक्ति उस एजुकेशन और हेल्थ के माध्यम से प्रोडक्शन बढ़ाएगा। अगर व्यक्ति पढ़ लिख गया, हेल्दी भी है, लेकिन वो प्रोडक्शन नहीं बढ़ाता, तो क्या बोलेंगे कि उसकी एजुकेशन पे और हेल्थ पर बेकार में खर्चा किया, बिकॉज ये व्यक्ति किसी काम का नहीं है। जबकि यहाँ पे क्या बोला गया है कि हर व्यक्ति को शिक्षित रहने का और हेल्दी रहने का अधिकार है। भले ही वो प्रोडक्शन करे या ना करे, वो शिक्षित और हेल्दी तो होना ही चाहिए। तो ये हमारा क्या है जी, ह्यूमन डेवलपमेंट, एंड ये हमारा क्या है, ह्यूमन कैपिटल। ठीक है जी। तो उसके बाद ह्यूमन कैपिटल के टॉपिक खत्म हो गए। अब शुरू करेंगे एजुकेशन के टॉपिक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के दो पार्ट है, ह्यूमन कैपिटल फिनिश हो गया। अब क्या पढ़ेंगे जी, एजुकेशन वाला पार्ट पढ़ेंगे। तो टॉपिक नंबर 6 आता है, ये टॉपिक एग्जाम में एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट है कि सरकारी संस्था कौन कौन सी है, हेल्थ वाली और एजुकेशन वाली। तो बच्चों 4 संस्था है। एनसीईआरटी आपकी एक एजुकेशन वाली संस्था है, इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। ये फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। उसके बाद यूजीसी, ये भी संस्था है, याद रखना। एनसीईआरटी क्लास 12 तक के लिए बुक्स को पब्लिश करती है, जबकि यूजीसी क्लास 12 के बाद जो बच्चे कॉलेज वगैरह की पढ़ाई करते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, हायर एजुकेशन। तो जब बच्चे जाते हैं आफ्टर 12th कॉलेज वगैरह के बाद, तो यूजीसी उनको देखता है। यूजीसी कॉलेज एजुकेशन के लिए फंड देता है, एज वेल एज कॉलेज एजुकेशन के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाता है। इसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। थर्ड है AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये भी एक एजुकेशन वाली संस्था है। इसकी स्थापना आजादी से पहले 1945 में हुई थी। यह देश में हेल्थ एजुकेशन से संबंधित रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाता है। और उसके बाद ICMR, ये एक संस्था हेल्थ वाली है। पेपर में आता है कि एजुकेशन वाली कौन सी है, हेल्थ वाली कौन सी है। तो आपकी ये शुरू की 3 तो एजुकेशन वाली है, एंड ICMR आपकी हेल्थ की संस्था है। ठीक है। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, इसकी स्थापना 1911 में हुई थी। यह देश में हेल्थ एजुकेशन से संबंधित रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाता है, जबकि ये वाला देश में टेक्निकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग एजुकेशन से संबंधित रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाता है। तो आपको इन चारों की फुल फॉर्म एंड इनके ईयर याद होने चाहिए। याद रखना, ये वाला ईयर इंपॉर्टेंट है एंड ये वाला ईयर इंपॉर्टेंट है। ये वाला इतना खास या फिर ये वाला ईयर इतना खास नहीं है। ये दोनों ईयर इतने खास नहीं है, ये दोनों ईयर आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद आता है 7 टॉपिक, इंडिकेटर्स ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट। ये भी आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है, टॉपिक भी है कि अगर देश में देखना है कि एजुकेशनल अचीवमेंट, कि देश में एजुकेशन का अचीवमेंट देखना है, मतलब ये है कि कितनी एजुकेशन प्राप्त करी, लोग कहां तक पहुंचे, कहां तक नहीं पहुंचे। तो उसके लिए हमारे पास 3 इंडिकेटर है। पहला है एडल्ट लिटरेसी लेवल। इसमें क्या होता है, परसेंटेज ऑफ पीपल, टोटल पॉपुलेशन के वो परसेंटेज, वो लोग जिनकी उम्र 15 साल या उससे ज्यादा है और जो अपने डेली लाइफ में एक नॉर्मल सा, सिंपल सा सेंटेंस, स्टेटमेंट पढ़ और लिख सकते हैं, उसे बोलते हैं एडल्ट लिटरेसी रेट। फिर सेकंड होता है यूथ लिटरेसी रेट, टोटल पॉपुलेशन का वो परसेंटेज जिनकी उम्र 15 से 24 साल के बीच। देखो इन दोनों में अंतर है।
यहाँ पे उम्र केवल 15 से ऊपर बोली है, मतलब 15 से ऊपर कितना भी, जबकि यहाँ पे उम्र 15 से 24 साल के बीच बोली है। तो वो लोग जिनकी उम्र 15 से 24 साल के बीच है एंड अपनी डेली लाइफ में एक बेसिक सा सिंपल सा सेंटेंस पढ़ और लिख सकते हैं, उसको बोला है यूथ लिटरेसी रेट। दोनों सेम है, बस एज का फर्क है, 15 प्लस बोला है या 15 से 24 बोला है। एंड उसके बाद आता है प्राइमरी कंप्लीशन रेट। ये क्या होता है? परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का वो परसेंटेज हु कंप्लीट द लास्ट ईयर ऑफ प्राइमरी स्कूल, जिन्होंने प्राइमरी स्कूल प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करी है, ठीक है, जो नॉर्मली 6 से 15 ईयर के बीच होती है और जो अपनी फर्स्ट से 8th के बीच आते। देखो भाई, वो बच्चे जो 8th क्लास तक की एजुकेशन को पूरा कर चुके हैं, वो बच्चे जो 8th क्लास तक की एजुकेशन को एटलीस्ट पूरा कर चुके हैं, उसे क्या बोलते हैं जी? प्राइमरी कंप्लीशन रेट। ठीक है जी, ओके। जो कि 16 से 15 ईयर वाले बच्चे आते हैं और फर्स्ट टू 8th क्लास की इसके अंदर बात होती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है कि एजुकेशन का देश के डेवलपमेंट में क्या रोल है, या फिर एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव या फिर इंपॉर्टेंस क्या है। ये 3 टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। तो भाई सुनो, जो एजुकेशन है वो देश के अंदर लोगों की जो है स्किल्स को बढ़ाता है, ठीक है, वो लोगों की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, एज वेल एज लोगों की पैसा कमाने की क्षमता बढ़ाता है। मैं पढ़ा लिखा हूं तो मेरी स्किल्स एनहेंस होती है, मेरी प्रोडक्टिविटी अच्छी है एंड मैं अच्छा खासा जो है कमा भी लेता हूं। जो एजुकेशन है वो देश में इनकम इनइक्वालिटीज को कम करता है। ऑब्वियस ही बात है, जो व्यक्ति पढ़ता है, लिखता है, पैसा कमाता है, तो पैसा कमाने से अमीर और गरीब के बीच का जो गैप है वो ऑटोमेटिकली कम होने लग जाता है। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है। जब व्यक्ति पढ़ता है, लिखता है, तो पता है उसको भाई कि कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना। वो एक अच्छा जीवन, एक अच्छा लाइफ, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ को एंजॉय करते हैं। पढ़ा लिखा व्यक्ति जो होता है वो नई तकनीक को बहुत जल्दी समझ जाता है एंड इसको अडॉप्ट भी कर लेता है। उसके बाद जो है, जो एजुकेशन है वो लोगों में डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को डेवलप करता है। अगर आप पढ़े लिखे होते हो तो आप अपनी नॉलेज से, अपनी एजुकेशन समझ जाते हो कि मेरे लिए क्या करना ठीक है, क्या करना ठीक नहीं है। आप निर्णय अच्छे और सही ले पाते हो बिकॉज आप क्या हो? पढ़े लिखे हो। एज वेल एज पढ़े लिखे व्यक्ति पॉपुलेशन कंट्रोल करने में भी काफी अहम भूमिका निभाता है। उसके बाद पढ़ा लिखा व्यक्ति देश में इनोवेशन लेके आता है एंड और तो और न्यू तकनीक लेके आता है। आजकल डेट में जितनी भी न्यू इनोवेशन, न्यू तकनीक, न्यू सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, वो कौन ला रहा है? एक पढ़ा लिखा व्यक्ति। और तो और उसके बाद जब व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है तो देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी में, सोशल एक्टिविटी में, एज वेल एज पॉलिटिकल एक्टिविटीज, राजनीतिक क्रियाओं के अंदर भी जो है वो पार्टिसिपेट करता है। तो पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है देश में ये सारे फायदे प्रदान करता है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। नीड फॉर प्रमोटिंग वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया। भारत में महिलाओं की एजुकेशन को बढ़ावा देने की नीड क्यों है? तो भाई वुमेन एजुकेशन बहुत आवश्यक है इंडिया के अंदर। क्या बोलता है? वुमेन्स एजुकेशन प्रोवाइड्स इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एंड डोमेस्टिक वायलेंस। अगर एक महिला पढ़ लिखी होती है तो वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाती है। उसको पैसों के लिए, अपनी आवश्यकता पूरे करने के लिए अपने बच्चों पर या अपने हस्बैंड पर डिपेंड होने की नीड नहीं होती। ठीक है। प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। पढ़ी लिखी महिला का कोई शोषण कर नहीं सकता, परिवार में उसको दबाया नहीं जा सकता, जो उसका पति है उसको दबा नहीं सकता। एज वेल एज डोमेस्टिक वायलेंस। एक पढ़ी लिखी महिला घरेलू हिंसा का, घर में मारपीट का शिकार नहीं बनती है। पढ़ी लिखी होती है तो अपने अगेंस्ट आवाज उठा सकती है। तो ये हो गया पहला उसका नीड। सेकंड, जब महिला पढ़ी लिखी होती है तो समाज में उसका जो स्टेटस है वो इंप्रूव होता है। एक पढ़ी लिखी महिला को सभी लोग काफी अच्छी नजरों से देखते हैं। एक पढ़ी लिखी महिला का समाज में वैल्यू बढ़ती है। एज वेल एज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ, लिविंग स्टैंडर्ड भी काफी जो है बढ़ता है। इसके बाद जो पढ़ी लिखी महिला होती है वो फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करती है। पढ़ी लिखी महिला अक्सर ज्यादा बच्चे पैदा करने को प्रमोट नहीं करती, वो पॉपुलेशन कंट्रोल करने में काफी अहम भूमिका निभाती है। जो एक पढ़ी लिखी महिला होती है उसका उसकी फर्टिलिटी रेट पर काफी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है। एज वेल एज वो अपनी खुद का और बच्चे काफी ध्यान रख सकती है। इसका मतलब है अगर पढ़ी लिखी महिला है और यदि वो प्रेग्नेंट है तो
एजुकेटेड होने की वजह से उसको पता है कि मुझे किस प्रकार अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखना है। ठीक है, ये फर्टिलिटी रेट उसी से संबंधित है बच्चों, प्रेगनेंसी से। उसके बाद एजुकेटेड महिला जो है वो समझती है हेल्थ की इंपॉर्टेंस को, जिसकी वजह से एक शिक्षित महिला अपना और अपनी फैमिली का हेल्थ काफी बेटर केयर करती है, उनकी हेल्थ का काफी ध्यान रखती है। एक पढ़ी लिखी जो महिला होती है वो इंश्योर करती है कि उनके जो बच्चे हैं उनमें एक अच्छी गुड वैल्यूज हो, अच्छी एजुकेशन हो। एक पढ़ी लिखी महिला कभी भी अपने बच्चों को गलत चीज नहीं सिखाएगी, वो चोरी करना नहीं सिखाएगी, झूठ बोलना नहीं सिखाएगी। एक पढ़ी लिखी महिला अपने बच्चों में एक अच्छी मॉरल वैल्यूज को क्रिएट करती है। उसके बाद बोलता है जो, तो इसीलिए वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करना हमारे समाज में एक काफी बड़ा कदम है। यह देश में एक समानता को लेकर आता है, महिला हाँ, पुरुष और महिलाओं के बीच एक समानता को बढ़ावा देता है। इसीलिए महिलाओं को पढ़ा लिखा होने के बच्चों क्या है जी, आवश्यकता। नेक्स्ट टॉपिक है इनएडिक्वेट एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट ऑन एजुकेशन इन इंडिया। ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ चुका है। ये टॉपिक ये है कि एजुकेशन कमीशन 1964 टू 66, 1964 और 66 में इंडिया में जब एजुकेशन कमीशन बनी थी तो उसने सरकार को रिकमेंड किया था कि सरकार को एटलीस्ट अपने जीडीपी का एटलीस्ट 6% तो एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए। तो बताइए क्या इंडिया अब तक इस गोल को अचीव कर पाया है या नहीं कर पाया है? कि 1964-66 की एजुकेशन कमीशन जो बनी थी उसने सरकार को बोला था कि सरकार आपको इंडिया में एजुकेशन पे एटलीस्ट जीडीपी का 6% खर्च करना चाहिए। 66 में कहा था, क्या अब तक वो गोल पूरा हो पाया है? तो उसका जो आंसर है वो बच्चों ये है कि द गोल ऑफ स्पेंडिंग 6% ऑफ जीडीपी ऑन एजुकेशन हैज नॉट बीन अचीव। यस, अब तक 6% वाला गोल प्राप्त नहीं हो पाया है। अब तक सरकार ने 6% खर्च नहीं किया है। 1952 में सरकार ने 0.6% खर्च कर दी थी जीडीपी का एजुकेशन पे, जबकि 2014 में यह आंकड़ा बढ़कर केवल 4% हुआ। अभी भी हम 6% में नहीं पहुंचे हैं, अभी भी हम जो है 4% वाला खर्चा कर रहे हैं किस पे, एजुकेशन पे। स्टिल बिलो 6% टारगेट, जो टारगेट सेट था 6% का, अभी भी हम उससे काफी कम है। एजुकेशन स्पेंडिंग हैज बीन इनकंसिस्टेंट। चलो ठीक है, अगर 4% खर्च कर रहे हो तो फिर कंसिस्टेंसी से खर्च करो, मतलब हर साल फिर 4% ही खर्च करो। ये 4% है ना, ये 2014 में है, ये खर्चा लगातार नहीं हुआ, कभी 3%, कभी 2%, कभी तो ऐसे कर करके हाईएस्ट अब तक 4% खर्च किया है। इरेगुलर खर्चा किया है, रेगुलर खर्चा नहीं किया। तो खर्चा क्या है, ये इनकंसिस्टेंट है, जो शो करता है लैक ऑफ गवर्नमेंट कमिटमेंट, कि सरकार अपने वादे से पीछे हट रही है। सरकार अपने वादे के अनुसार जो है 6% तो छोड़ो, 4% भी लगातार खर्च नहीं कर रही है, कभी ज्यादा और कभी कम। करंटली वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में सरकार जो है केवल 4 से 5% ही खर्च करती है। ठीक है, आगे बोलता है इफ द रिकमेंडेड 6%, कि जो 6% रिकमेंड किया था, अगर वो प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट किया जाए, खर्च किया जाए, तो भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही रिमार्केबल ग्रोथ पे पहुंचेगा। इट मींस हम उन ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 11th प्रॉब्लम या फिर चैलेंजेस इन एजुकेशन सेक्टर्स इन इंडिया। भारत में एजुकेशन सेक्टर के सामने क्या क्या प्रॉब्लम है या फिर क्या चैलेंजेस है? तो पहला है हाई इलिटरेसी रेट, कि इंडिया जो है, इंडिया में बहुत सारे नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल है, इंडिया में अनपढ़ की संख्या बहुत ज्यादा है, और ये संख्या महिलाओं में ज्यादा है एज कंपेयर टू पुरुष, कि पुरुष फिर भी पढ़े लिखे हैं, भारत में महिलाएं तो बहुत ही कम पढ़ी लिखी है। तो एजुकेशन सेक्टर की पहली प्रॉब्लम क्या है जी, भारत में इलिटरेसी रेट काफी ज्यादा है। दूसरा जेंडर बायस, सेकंड प्रॉब्लम है भारत में शिक्षा है वो जेंडर बायस है, मतलब लिंग पक्षपाती है, कि जो बॉयज होते हैं उनको अक्सर ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है एजुकेशन में एज कंपेयर टू गर्ल्स, जिसकी वजह से जो गर्ल्स का एनरोलमेंट रेशियो है, मतलब एडमिशन रेशियो, वो काफी
कम है। ठीक है, जो ड्रॉप आउट रेशियो है, मतलब बीच में पढ़ाई छोड़ने की परसेंटेज फीमेल की, वो काफी ज्यादा है। और अक्सर ऐसा रूरल एरियाज में ही देखा जाता है, जहां पे लड़कियां अक्सर बीच में पढ़ाई छोड़ देती है, एंड स्कूलों में जो गर्ल्स होती है वो काफी कम दिखती है, उनका एनरोलमेंट काफी कम होता है। ठीक है, यहाँ पे अक्सर जो फैमिली होती है हेजिटेट होती है, हिचकिचाती है अपने बेटियों को स्कूल में भेजने से। उसके बाद थर्ड समस्या है लिमिटेड एक्सेस इन रूरल एरिया। रूरल एरियाज में एजुकेशन की एक्सेस ही कम है, बोलता है जो एजुकेशन फैसिलिटीज है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट है। इसका मतलब है रूरल एरियाज में तो प्रॉपर स्कूल भी नहीं है, कॉलेज की बात तो बहुत दूर से है। रूरल एरिया में प्रॉपर स्कूल नहीं है, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन नहीं है, गांव के लोगों को स्कूल पढ़ाई करने के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। ठीक है, रिजल्टिंग इन लोअर एजुकेशन लेवल कंपेयर टू अर्बन एरिया, जिसकी वजह से गांव में एजुकेशन का लेवल काफी लो है, बिकॉज वहां पर प्रॉपर सुविधाएं नहीं है, जबकि अर्बन एरिया में सुविधा थोड़ी ज्यादा है। लो गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये वाला पॉइंट हम जस्ट अभी पढ़ के आए कि सेकंड फोर्थ प्रॉब्लम ये है कि सरकार भी जो है एजुकेशन पे काफी कम खर्च करती है। सरकार को जीडीपी का कम से कम, सरकार जीडीपी का इस समय 4 से 5% खर्च करती है, जबकि सरकार को जीडीपी का जो है 6% एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए। जो भारत का एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर है वो काफी कम है इन देशों से, फॉर एग्जांपल सिंगापुर, श्रीलंका, मलेशिया, ऐसे देश अक्सर ज्यादा खर्च कर रहे हैं एजुकेशन पे एज कंपेयर टू इंडिया। फिर फोर्थ बोलता है लैक ऑफ प्रैक्टिकल एजुकेशन। इंडिया में जो हमारा एजुकेशन का सिस्टम है वो डिग्री वाला रह गया है। आज की डेट में इंडिया में लोग डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, इंडिया में जो है प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे पीपल ग्रेजुएट तो हैं लेकिन बेरोजगार है, बिकॉज उनके पास केवल डिग्री है बट काम करना नहीं आता। एंड फोर्थ आखिरी समस्या है प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, कि जब से एजुकेशन को थोड़ा प्राइवेट सेक्टर को भी दिया गया है तब से जो है एजुकेशन थोड़ी एक्सपेंसिव हो गई है। अगर आपको अच्छी एजुकेशन चाहिए जो प्राइवेट स्कूल में मिलती है तो वो थोड़ी महंगी हो चुकी है, और इसी वजह से हम लोग यूट्यूब पर आपको फ्री में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो प्राइवेट एजुकेशन काफी महंगी हो गई है, जिसकी वजह से अमीर और गरीब के बीच एक गैप बढ़ रहा है। जो अमीर है वो तो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पा रहा है, उसके बाप के पास पैसा है, लेकिन जो गरीब है वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर नहीं पा रहा। जो गरीब है वो अच्छी मेडिकल कॉलेज नहीं जा पा रहा या अच्छी टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पा रहा, बिकॉज अच्छे मेडिकल कॉलेज में या अच्छी टेक्निकल एजुकेशन के लिए लाखों रुपए चाहिए जो एक गरीब व्यक्ति के पास नहीं होते। तो ये हमारी क्या है जी, एजुकेशन सेक्टर में कुछ प्रॉब्लम या फिर चैलेंजेस। उसके बाद आता है नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर, कि इंडिया में एजुकेशन या हेल्थ सेक्टर में सरकार को हस्तक्षेप करने की नीड है क्या। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि आपकी नजरों में क्या आवश्यक है कि सरकार जो है इंडिया में फीस स्ट्रक्चर को रेगुलेट करे। एजुकेशन और हेल्थ की संस्थाएं हैं भारत में, उनको रेगुलेट करने की नीड है, सरकार को इंटरफेयर करने की नीड है। तो आंसर है यस, सरकार को इंटरफेयर करने की नीड है। जो लाइन में बोलने वाला हूं ये एग्जाम में आ चुकी है आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में, स्टेटमेंट 1 और 2 वाले सवाल आते हैं ना, ट्रू फॉल्स वाले, उसमें। ठीक है, कि गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑफ फीस इन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इज एसेंशियल, काफी आवश्यक है। क्यों? बिकॉज, क्योंकि ये लाइन आई थी, ऊपर वाली स्टेटमेंट थी असर्शन, और बिकॉज के बाद जो अब स्टेटमेंट है वो क्या है जी, रीजन। क्योंकि दीज सर्विस हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स एंड कैन नॉट बी इजीली रिवर्स्ड। इसका मतलब है कि हम एजुकेशन पे, हेल्थ पे खर्च करते हैं, तो आज हमने खर्च कर दिया अपने बच्चे की एजुकेशन पे, हेल्थ पे, अब ये जो हमने खर्चा किया कैन नॉट बी इजीली रिवर्स का मतलब देखो क्या है। मान लो आपने अपने बच्चों को किसी सरकारी स्कूल में पढ़ाया, ठीक है, 1 से लेके 8वीं क्लास तक वो उस स्कूल के अंदर पढ़ा, ठीक है, बट आपने देखा यार अब बच्चों को मेरी अच्छी नॉलेज तो मिली नहीं है इस स्कूल से पढ़ के, उसके पास प्रॉपर ज्ञान नहीं है, तो अब क्या आप वापस से उसको रिवर्स कर सकते हो क्या? वापस से उसको दोबारा फर्स्ट क्लास से अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेज सकते हो? नहीं भेज सकते। आपने किसी अस्पताल में इलाज करवा लिया एंड आपको चला पता कि यार इलाज जो है ये बचपन में करवाया था हमने, सही से करवाया नहीं, क्या वापस से अब उसको ठीक कर सकते हो? एक सर्जरी कुछ हो गई, क्या वापस से रिवर्स कर सकते हो? कुछ चीज ऐसी होती है जिनको वापस से रिवर्स नहीं कर सकते। इसीलिए पहले से ही
सही अस्पताल में, सही कॉलेज में या सही स्कूल में एजुकेशन दो, इलाज करवाओ, ताकि फ्यूचर में आपको रिग्रेट ना हो कि मैंने क्या कर दिया था। समझ में आ गया? तो इसलिए सरकार का इंटरफेयर आवश्यक है कि सरकार को देखना चाहिए कि देश में एजुकेशन कैसी है, देश में हेल्थ कैसा है, ताकि लोग जो है फ्यूचर में उनको मतलब बेनिफिट ही मिले, ऐसा ना हो कि फ्यूचर में उनको जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। क्या बोलता है? तो यहां पे बोलता है एक्सेस फॉर ऑल। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन इंश्योर करता है कि जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी बैकवर्ड सेक्शन के लोग हैं सोसाइटी के, उनको बेसिक एजुकेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही, उनको बेसिक हेल्थ केयर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ओके, देखो प्राइवेट सर्विस तो बहुत महंगी होती है। अब सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी, मतलब अगर सरकार भी अपने स्कूल अस्पताल नहीं खोलेगी, केवल प्राइवेट सेक्टर को ही दे देगी कि तुम ही स्कूल अस्पताल चलाओ, तो देश में गरीबों के लिए इलाज कौन करेगा, देश में गरीबों को शिक्षा कौन प्रदान करेगा? तो उसके लिए सरकार का इंटरफेयर आवश्यक हो जाता है, ताकि देश के गरीब लोग और पिछड़े लोग भी जो है बेसिक एजुकेशन और हेल्थ प्राप्त कर सके, बिकॉज ये प्राइवेट वाले महंगी चीजें अफोर्ड कर नहीं सकते, इसलिए सरकार को इंटरफेयर करना पड़ेगा। सेकंड, प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉइटेशन। सरकार को इंटरफेयर करना इसलिए भी आवश्यक है कि जो प्राइवेट लोग होते हैं, जो प्राइवेट स्कूल है, अस्पताल है, वो अक्सर काफी हाई फीस चार्ज करते हैं, क्योंकि लोगों को इसका ज्ञान नहीं होता। एक पेरेंट्स गया स्कूल में करवाने एडमिशन, या एक व्यक्ति गया प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाने गया। अब अक्सर क्या होता है, जो बहुत से लोग होते हैं उनको नॉलेज नहीं होती है, तो प्राइवेट अस्पताल वाले ने इतना बड़ा बिल बना के दे दिया, या प्राइवेट स्कूल वालों ने इतना बड़ा बिल बना के दे दिया, तो व्यक्ति जो है उसका तो नुकसान हो गया, बिकॉज उसको वो क्वालिटी मिल नहीं और उसने बहुत सारा पैसा पे करा। तो इसलिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन काफी आवश्यक है, ताकि इस प्रकार के एक्सप्लॉइटेशन को रोका जा सके। गवर्नमेंट रेगुलेशन हेल्प करता है इन चीजों को कंट्रोल करने में, सरकार इंटरफेयर करेगी, एंड इसकी वजह से प्राइवेट स्कूल को या कॉलेज को डर रहेगा कि सरकार कभी भी आके इंटरफेयर कर सकती है, कभी भी आके चेकिंग कर सकती है, जिसकी वजह से हमें इन कस्टमर से बेफालतू का चार्ज नहीं करना चाहिए, जो जेन्युइन है हमें वही चार्ज करना चाहिए। उसके बाद थर्ड बोलता है एंश्योरिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड। द गवर्नमेंट का हस्तक्षेप करना इसलिए भी आवश्यक है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वो जो भी प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड लिखते हैं या बोलते हैं वो फॉलो कर रहे कि नहीं कर रहे, कि प्राइवेट वाले ने बोल रखा है आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, एंड देने के टाइम पे वो चीज प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, जो स्टैंडर्ड बताए गए हैं, जो चीज बताई गई है वो फॉलो कर रहे कि नहीं कर रहे। इसलिए गवर्नमेंट उनके ऊपर बैठती है कि प्राइवेट को एक डर रहेगा कि यार सरकार कभी भी आके चेकिंग कर सकती है, इसलिए कुछ गलत मत करना, जो जो लिखा है हमको वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, एंड देन प्राइवेट को देखना पड़ता है कि वो फेयर प्राइस चार्ज करे, अदरवाइज सरकार उनको मार लगाएगी कि तुमने इसका इतना अधिक चार्ज क्यों किया। हालांकि ये सब पढ़ने में हो रहा है, एक्चुअल लाइफ में आपको पता ऐसा नहीं होता। एक्चुअल लाइफ में ऐसे ही होता है, प्राइवेट का जो मन कर रहा है वो चार्ज करता है, चाहे स्कूल हो अस्पताल हो, बट थियोरेटिकली अपने को ऐसे पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिकली आपको भी पता है ये चीज होती नहीं है। ठीक है, एंड लास्ट बोलता है सिटीजन्स राइट, कि जो बेसिक एजुकेशन है या बेसिक हेल्थ है वो हर व्यक्ति का एक फंडामेंटल राइट है, हर व्यक्ति को प्रॉपर शिक्षा और एजुकेशन मिलनी चाहिए, इसलिए सरकार की ड्यूटी बनती है कि हर व्यक्ति को ये सर्विस प्रोवाइड हो, इसलिए सरकार को बीच में इंटरफेयर करना पड़ता है। तो यह एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रिसेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव या फिर स्टेप्स टू इंप्रूव एजुकेशन एंड ह्यूमन कैपिटल इन इंडिया। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये बोलता है कि सरकार ने हाल ही में कौन से इनिशिएटिव उठाए या कौन कौन से स्टेप उठाए ताकि देश में एजुकेशन को या देश में ह्यूमन कैपिटल को इंप्रूव किया जा सके, सरकार द्वारा उठाए कदम। तो इसमें सबसे पहला आपका आता है तपस मजुमदार कमेटी। 1998 से 99 में सरकार ने तपस मजुमदार कमेटी की स्थापना की थी, जहां पे ऐसा एस्टिमेट लगाया गया था कि अगर 6 to 14 ईयर्स तक के जितने बच्चे हैं इंडिया में, 6 to 14 ईयर तक के जितने बच्चे हैं, अगर उन सभी बच्चों को स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करनी है आने वाले 10 साल के लिए, आने वाले 10 साल के लिए, तो 1.37 लाख करोड़ रुपीस खर्च होंगे। तो पहला स्टेप था
कि तपस मजुमदार कमेटी की स्थापना की गई, जहां पे बताया गया कि आने वाले 10 साल में इतने रुपए खर्च होंगे 6 to 14 ईयर्स तक के सभी बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, एमसीक्यू क्वेश्चन बना था, जहां पे इस कमेटी का नाम पूछा गया था, ठीक है, और इस कमेटी में जो अमाउंट है वो भी एक बार पूछा जा चुका है। सेकंड स्टेप क्या है? राइट टू एजुकेशन एक्ट। सरकार जो है शिक्षा का कानून नियम भी लेकर आई, जहां पे 6 to 14 ईयर्स तक के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट, एक मौलिक अधिकार बना दिया कि 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन भारत में मिलनी ही चाहिए। और एक कब हुआ जी? जब राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 भारत में आया। उसके बाद 2004 से 5 में सरकार एजुकेशन सेस नाम का भी कंसेप्ट लेकर आई। सरकार ने बोला जितने भी लोग देश में टैक्स पे करते हैं, इनकम टैक्स वगैरह पे करते हैं, अब उनके टैक्स वाले अमाउंट पर 2% का एक्स्ट्रा टैक्स और लगाया जाएगा एजुकेशन सेस के नाम से। फॉर एग्जाम्पल मेरा टैक्स बनता है 10,000 रुपए, तो 10,000 का 2% कितना हो गया जी? 10,000 का 200 रुपए हो गया। तो 200 रुपए मेरे को सरकार को और टैक्स पे करना पड़ेगा, और जो 200 रुपए मैंने एक्स्ट्रा पे किए वो पैसा जो है देश में एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर खर्च किया जाएगा। सरकार ये भी लेकर आई। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि एजुकेशन सेस 2% वाला कब लाया था? कि 2004-5 के बजट में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद बोलता है गर्ल्स एजुकेशन सरकार लेकर आई, कि सरकार ने सरकारी स्कूलों में गर्ल्स की एजुकेशन को फ्री किया, ठीक है, और जो स्कूल होते हैं एडेड मतलब गवर्नमेंट प्राइवेट मिक्स होते हैं, वहां पे गर्ल्स की एजुकेशन पर सरकार ने कंसेशन मतलब डिस्काउंट भी प्रोवाइड किया, ताकि गर्ल्स की एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सके एंड गर्ल्स का एनरोलमेंट, उनका एडमिशन थोड़ा बढ़ सके। इसके अलावा एजुकेशन लोन, सरकार एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन, कि आप लोन ले जाओ उस पर कोई भी आपको इंटरेस्ट नहीं देना, या फिर काफी लो इंटरेस्ट चार्ज करने वाले लोन प्रदान करती है, ताकि हायर एजुकेशन, बड़ी एजुकेशन मतलब 12वीं के बाद वाली कॉलेज वाली एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके। उसके बाद बोलता है टेक्नोलॉजी इन स्कूल्स, सरकार ने एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए स्कूल में कंप्यूटर्स लगवाए, बच्चों को लैपटॉप बांटे, ताकि जो है बच्चा टेक्निकल एजुकेशन भी प्राप्त कर सके। स्किल इंडिया प्रोग्राम, सरकार एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए स्किल इंडिया प्रोग्राम जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लेकर आई। इसके अंदर क्या होता है? सरकार जो है उन लोगों को जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, वहां पे सरकार इनकी स्किल्स डेवलप करती है, ताकि इनकी थोड़ी स्किल्स इंप्रूव हो, ये जो है जॉब अप कर पाए, अच्छा पैसा कमा पाए, ठीक है, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, देश का जीडीपी बढ़ेगा। और इसके अलावा ये लास्ट पॉइंट बोलता है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सरकार ने 2002 में भारत के संविधान में एक अमेंडमेंट भी किया। अमेंडमेंट का मतलब चेंज होता है, और 86th अमेंडमेंट था, और वो चेंज ये था कि भारत ने संविधान में 2002 में एक आर्टिकल ऐड किया 21A, संविधान में एक आर्टिकल ऐड किया 21A, और वो आर्टिकल था कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो है एक फंडामेंटल राइट है उन बच्चों का जिनकी उम्र 6 से 14 इयर्स के बीच है। और बाद में इस आर्टिकल के ऊपर ही तो ये एक्ट बना था, जब हमने एक्ट पढ़ा, बाद में इस आर्टिकल के ऊपर ही एक लिखा लेटर इंप्लीमेंटेड थ्रू द आरटीई एक्ट, और लेटर बाद में इस आर्टिकल को पूरा एक एक्ट बना दिया। 2009 में इस कानून को लाया गया कि जहां पे 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्राप्त होनी चाहिए। तो सरकार ने ये स्टेप उठाए देश में एजुकेशन एंड ह्यूमन कैपिटल को इंप्रूव करने के लिए। उसके बाद बोलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मेजरमेंट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, टॉपिक इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ चुका है। सरकार एजुकेशन पे जो खर्च करती है उसे किस तरीके से मेजर करती है, किस तरीके से मापती है? तो पहला है एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, कि सरकार ने अपने बजट में जितना भी खर्चा किया तो उस टोटल खर्चे में कितना खर्चा एजुकेशन पे किया, उस तरीके से। तो लिखा है ना, ये शो करता है कि सरकार ने अपने बजट में जो है एजुकेशन वाले खर्चों कितनी प्रायोरिटी दी, एजुकेशन पे सरकार ने कितना खर्चा किया। तो पहले खर्चे का परसेंटेज के रूप में, फिर सेकंड होता है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, कि देश का जीडीपी इतना है और इस देश के जीडीपी में एजुकेशन वाला कितना पार्ट है,
तो ये इंडिकेट करता है कि हाउ मच ऑफ द कंट्रीज इनकम इज एलोकेटेड टू एजुकेशन डेवलपमेंट, कि सरकार ने एजुकेशन के डेवलपमेंट में अपनी इनकम का कितना पोर्शन दिया। तो एक होता है एक्सपेंडिचर के रूप में और एक होता है आपका जीडीपी के रूप में। ये कुछ मैंने डेटा गिवन दी है कि जैसे कि 1992 में सरकार जो है अपने टोटल खर्चे का 8% खर्च करती थी एजुकेशन पे, जबकि 2014 में ये बढ़ के 16% हो गया। बट बात किसकी हो रही है जी? टोटल एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, ठीक है, कि कुल खर्चे का 8% पहले 1952 में, 2014 में ये बढ़ के तो हो गया 16%। जबकि बात करें जीडीपी की तो 1952 में सरकार जीडीपी का 0.6% खर्च करती थी एजुकेशन पे, जबकि 2014 में ये बढ़कर केवल 4% ही हुआ। फिर एक लाइन बोलता है द इंक्रीज हैज नॉट बीन कंसिस्टेंट विद फ्लक्चुएशन ओवर देयर। ये इसके लिए बोल रहा है, ये मैंने आपसे कहा भी था कि सरकार ने कंसिस्टेंट रूप से खर्च नहीं किया, कभी खर्च ज्यादा किया कभी खर्च कम किया। अल्टीमेटली सरकार ने खर्चा करने में लापरवाही दिखाई, सरकार ने एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं दी, इसलिए एजुकेशन पे प्रॉपर तरीके से खर्चा नहीं किया गया। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, होपफुली समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस चैप्टर में जो कि आपके 1 मार्क्स के लिए एमसीक्यू के लिए काफी ज्यादा आवश्यक बन जाते हैं। ये सारे पॉइंट्स अलग अलग है, ये सारे पॉइंट्स का आपस में कोई संबंध नहीं है, ये 1 नंबर के लिए पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला, इंडिया रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन द 7th 5-year प्लान। 1 नंबर में आ जाएगा, इंडिया ने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के महत्व को कब पहचाना? तो 7th 5-year प्लान में इंडिया ने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को इंपॉर्टेंस दी। तो पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, देयर आर सम एम्पेरिकल या फिर प्रैक्टिकल एविडेंस, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, विच प्रूव दैट इंक्रीज इन ह्यूमन कैपिटल इज नॉट ऑलवेज लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। बोलता है कि देश में कुछ ऐसे एविडेंस, कुछ ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देखे गए हैं कि हर बार ह्यूमन कैपिटल का बढ़ना इकोनॉमिक ग्रोथ को शो नहीं करता। अक्सर हम क्या मानते हैं? अक्सर मानते हैं कि देश में पढ़े लिखे लोग बढ़ेंगे, ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा तो देश में ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन हर बार ऐसा संभव नहीं होता। इसलिए इट इज सेड दैट इंक्रीज इन ह्यूमन कैपिटल कॉजेस इकोनॉमिक ग्रोथ इज रेदर नेबुलस। बच्चों, नेबुलस का मतलब होता है फेक, FAKE, फेक। ये लाइन का मतलब है कि ह्यूमन कैपिटल का बढ़ना कभी कभी, अदर मीन्स क्या, कभी कभी इकोनॉमिक ग्रोथ को शो नहीं करता, इकोनॉमिक ग्रोथ वो फेक होती है। अब ऐसा कब होता है जी? ऐसा तब होता है कि फॉर एग्जांपल इंडिया जैसे देश में लोग पढ़ लिख रहे हैं, ठीक है, लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है? डिग्री ओरिएंटेड है कि मेरे पास डिग्री है, एजुकेशन है, बट वो डिग्री है केवल नाम के लिए है कि नहीं है? कि उस केस में क्या होता है कि मेरे पास जॉब नहीं है बट डिग्री है, अब मैं नाम के लिए पढ़ा लिखा हूं, इंडिया में तो लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन जॉब नहीं है, और जॉब ना होने की वजह से ग्रोथ होगी नहीं, देश आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो ग्रोथ नहीं हो रही, देश में रोजगार नहीं मिल रहा, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, लेकिन नाम के लिए मैं ह्यूमन कैपिटल हूं बिकॉज मैं पढ़ा लिखा हूं। तो ह्यूमन कैपिटल हमेशा इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा नहीं देता है, ठीक है जी। उसके बाद बोलता है कि ह्यूमन कैपिटल ग्रोथ इन डेवलपिंग कंट्रीज हैज बीन फास्टर। जो डेवलपिंग कंट्रीज है, इंडिया जैसे देश है, वहां पे ह्यूमन कैपिटल तो ग्रोथ होता तेजी से। फॉर एग्जांपल लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जो शिक्षित हो रहे हैं, तो ह्यूमन कैपिटल ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन जो पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ है, जो जीडीपी ग्रोथ है, वो उतनी स्पीड से नहीं बढ़ता, क्योंकि यहाँ पे केवल लोग पढ़ लिख रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही है, वो प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो ह्यूमन कैपिटल तो क्रिएट हो रहे हैं लेकिन वो काम नहीं कर पा रहे बिकॉज देश में बेरोजगारी है, जॉब नहीं है। तो ह्यूमन कैपिटल ग्रोथ तो हो रही है लेकिन देश में जीडीपी वगैरह नहीं बढ़ रहा। उसके बाद बोलता है, ये नेक्स्ट पॉइंट एक अलग से है, एलिमेंट्री एजुकेशन टेक्स अ मेजर शेयर ऑफ टोटल एजुकेशन एक्सपेंडिचर। जो एलिमेंट्री एजुकेशन, जो छोटे बच्चों की एजुकेशन है, याद रखना टोटल एक्सपेंडिचर में सरकार उस पे सबसे ज्यादा खर्च करती है। अगर पूछा जाए सरकार का सबसे ज्यादा खर्च कहां पे होता है जी? एलिमेंट्री एजुकेशन पे होता है। जबकि सरकार हायर एजुकेशन मतलब कॉलेज वाली एजुकेशन, पॉलिटेक्निक वाली एजुकेशन या यूनिवर्सिटी वाली एजुकेशन पे सरकार सबसे कम खर्च करती है। तो पेपर में आ सकता है कि एलिमेंट्री एजुकेशन पे सरकार का खर्च ज्यादा होता है, जबकि यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे सरकार वाला खर्चा कम होता है।
उसके बाद बोलता है एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट इन टर्शरी एजुकेशन इज हायर देन दैट ऑफ। अब देखो, अब इनको समझना, ये बोलता है लेकिन बात करें अब खर्चा पर स्टूडेंट की, पर स्टूडेंट पे खर्च, तो टर्शरी एजुकेशन पे पर स्टूडेंट पे खर्च ज्यादा होता है, एलिमेंट्री पे कम होता है, ऑब्वियस सी बात है। टर्शरी एजुकेशन कॉलेज वाले बच्चे होते हैं, उनकी पढ़ाई पे खर्च ज्यादा होता है, जो एलिमेंट्री वाले बच्चे होते हैं उनकी पढ़ाई पे खर्च कम होता है। तो पर स्टूडेंट जो है टर्शरी एजुकेशन पे खर्च ज्यादा है, एलिमेंट्री पे खर्च कम है, लेकिन टोटल खर्चा सरकार की तरफ से एलिमेंट्री पे ज्यादा है और हायर एजुकेशन टर्शरी पे कम है। ठीक है, उसके बाद बोलता है द पर कैपिटा पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन इज डिफरेंट अक्रॉस स्टेट। भारत के अलग अलग राज्यों में पर स्टूडेंट पे जो सरकार खर्च करती है एलिमेंट्री एजुकेशन के छोटे बच्चों पे, भारत के अलग अलग राज्यों में जो सरकार खर्च करती है वो कितना है, तो बोलता है कि 2014-15 के आंकड़ों के अनुसार जो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है एलिमेंट्री एजुकेशन पे, वो 34,651 रुपए कहां पे जी, हिमाचल प्रदेश में, हाईएस्ट अमंग 29 स्टेट। 29 राज्यों में हिमाचल प्रदेश की सरकार अपने छोटे बच्चों के एजुकेशन पे सबसे अधिक खर्च करती है, जबकि बिहार सरकार अपने छोटे बच्चों की एजुकेशन पे केवल 4,088 रुपए सबसे कम खर्च करती है। ठीक है, उसके बाद बोलता है द इंडियन एजुकेशन पिरामिड इज स्टीप। भारत में जो इंडियन एजुकेशन का जो पिरामिड है वो काफी स्टीप है। स्टीप का मतलब है कि जैसे, स्टीप मतलब ऐसे कि जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती है वैसे वैसे लोग कम होते हैं, कि सबसे ज्यादा लोग होते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन पे, प्राइमरी पे, फिर उससे कम लोग होते हैं प्राइमरी पे, और सबसे कम लोग होते हैं टर्शरी पे। मतलब कहने का यह है कि जो पिरामिड है एजुकेशन का, सबसे अधिक लोग देखने को मिलेंगे यहाँ पे प्राइमरी पे, उससे कम लोग मिलेंगे सेकेंडरी पे, एंड सबसे कम लोग कहां मिलेंगे आपको, टर्शरी पे। कि बहुत से लोग जो है प्राइमरी से टर्शरी पर पहुंच नहीं पाते, वो सेकेंडरी पर पहुंच नहीं पाते, बस प्राइमरी एजुकेशन ले लेते हैं और पढ़ाई को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो वही बोलता है, जो इंडिकेट करता है कि बहुत कम नंबर ऑफ पीपल होते हैं जो कि हायर एजुकेशन को प्राप्त करते हैं। और लास्ट पॉइंट बोलता है ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ फ्लोस इन ईदर डायरेक्शन। इसका मतलब यह है कि अगर ह्यूमन कैपिटल अगर अच्छा है तो देश में ग्रोथ होगी, मतलब आप यहां से यहां पहुंच सकते हो। ह्यूमन कैपिटल अच्छा है तो देश में ग्रोथ होगी, ये भी ठीक है। और ये भी ठीक है कि अगर देश में ग्रोथ होगी तो देश में ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा, तो हम किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकते हैं। अच्छी मानव पूंजी है तो देश आगे बढ़ेगा, या फिर देश आगे बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली मानव पूंजी देश में कैसी होगी जी, अच्छी होगी। तो इसका मतलब यही है। ठीक है, होपफुली समझ में आपको जो है आगे होगा अच्छे से। ठीक है, ओके। उसके बाद आपका आता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये पॉलिसी आप अपने आप पढ़ लेना, एग्जाम के लिए इतनी कोई नहीं है इंपॉर्टेंट, मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिख रखा है, एक बार आप अपने आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर पूरा फिनिश हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम क्या है जी, रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच।